हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। स्वागत है आपका जेएसएससी एजुकेशन पर। एमसीक्यूज़ के इस सीरीज में आज हम लोग इसके पार्ट 2 को करेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण के क्वेश्चंस को देखा था। आज हम लोग जलवायु परिवर्तन के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसेज में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? हम लोग जानते हैं कि टोटल 7 ग्रीन हाउस गैसेज हैं, 7 ग्रीन हाउस गैसेज हैं। पहले 6 हुआ करता था, पर बाद में एक ग्रीन हाउस गैस को और इसमें ऐड कर दिया गया। ये 7 ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और जो अंत में ऐड किया गया है वो है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। मात्रा के हिसाब से CO2 की मात्रा होती है 72% इस ग्रीन हाउस गैसेज में, CH4 की मात्रा होती है 20%, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा होती है लगभग 5% और रेस्ट जो होता है वो इन 4 गैसों का होता है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। अगला क्वेश्चन है, सेक्टर के क्रमानुसार ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को घटते क्रम में सजाएं। किस सेक्टर से कितना ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित होता है आपको वो बताना है और उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसे सजाना है। तो मैंने आपको ये बताया था, सबसे अधिक उत्सर्जन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से होता है, इससे होता है 25.6%। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से होता है, इससे लगभग 15.9% के आसपास होता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, इससे होता है लगभग 13.2% के आसपास। और इसके बाद आता है लैंड यूज एंड बायोमास बर्निंग, लैंड यूज एंड बायोमास बर्निंग, इससे लगभग 12.1% के आसपास ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। और उसके बाद नंबर आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, इसका होता है 11.6%। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहला नंबर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस का, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स का और चौथा नंबर इसका रहेगा लैंड यूज एंड बायोमास बर्निंग का, पर ये ऑप्शन में नहीं है, तो चौथा हमारा हो जाएगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इस तरह से देख लें सही क्रम कौन सा है। पहला इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स और चौथा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोज़ का एक प्लेलिस्ट बना के लिंक दिया हुआ है, आप उससे जाएँ देखें। और उसके बाद अगर MCQs को आप सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे और ज़्यादा लाभ आप इसका ले पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पिछले वर्ष 2020 में विश्व के देशों द्वारा उत्सर्जित CO2 को घटते क्रम में सजाएं। तो सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन पिछले साल चाइना ने किया था, उसके बाद USA ने किया था, उसके बाद इंडिया ने किया था और उसके बाद रशिया ने किया था। यही क्रम था, अगर आपको याद हो तो ये क्रम देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन में देखें तो चाइना, USA, इंडिया और रसिया, तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और IPCC की स्थापना किन 2 ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से हुई थी? तो ये था WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर IPCC जैसे अंतर सरकारी पैनल की स्थापना की थी, जो कि जलवायु परिवर्तन पर अपनी रिपोर्ट सौंपता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। ये सभी चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, कब आयोजित किया गया था? तो आपको अगर वर्ष याद हो तो ये वर्ष था 1992। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब बनाया गया था? क्योटो कहाँ पर है? जापान में है। और ये प्रोटोकॉल
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की तीसरी मीटिंग में बनाया गया था और यह बनाया गया था 1997 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा 2008 से 2012 तक औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन 1990 के स्तर से कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो बहुत ही आसानी से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हैं। तो इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.2% का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वच्छ विकास तंत्र CDM क्लीन डेवलपमेंट मिशन एवं कार्बन व्यापार कार्बन ट्रेडिंग की परिकल्पना पहली बार किसमें रखी गई थी। तो यह रखी गई थी जब क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था, उसी में एक बात यह कही गई थी। तो क्योटो प्रोटोकॉल किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग में बनाया गया था, तो वो थी तीसरी मीटिंग COP3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली बार भारत में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक आयोजित की गई थी। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में आयोजित की गई थी, अदरवाइज इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ऐसा कुछ बहुत बड़ा निर्णय नहीं लिया गया था। तो ये आयोजित की गई थी 2002 में और ये थी COP8 मीन्स 8वीं मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। और ये कहाँ आयोजित की गई थी, नई दिल्ली में। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में विकसित देशों के लिए 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों में कटौती का एक निश्चित लक्ष्य तैयार करने को कहा गया था। यह क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर देखें तो एक निश्चित लक्ष्य तैयार करने को कहा गया था, ये पूछा गया है। इसमें ये कोई बाध्यकारी समझौता नहीं था, बस इसमें ऑप्शनल रखा गया था कि राष्ट्र को खुद बताना था कि आप ही बताएं कि आप ग्रीन हाउस गैसेस में कितनी कटौती कर पाएंगे। तो इसकी बात की गई थी कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क में। और ये कौन सा मीटिंग था, COP15। और ये कब हुआ था, 2009 में। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसमें राष्ट्रों को ही कहा गया था कि आप खुद से अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हरित जलवायु फंड बनाने का निर्णय पहली बार किस सम्मेलन में लिया गया था। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने का निर्णय। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको बनाने का निर्णय बनाया नहीं गया था, बस निर्णय लिया गया था। तो निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया था, कानकुन सम्मेलन में लिया गया था। कानकुन कहाँ है, मैक्सिको में है। और ये कौन सा मीटिंग था, COP16। और ये कब हुआ था, 2010 में। ठीक है। और ये कब बना लिया गया था, तो ये डरबन सम्मेलन में बना लिया गया था। डरबन सम्मेलन कब हुआ था, 2011 में। डरबन कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। तो हरित जलवायु फंड का जो निर्णय लिया गया था वो कानकुन में लिया गया था और डरबन सम्मेलन में इसे बना लिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कृषि को भी जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत किस सम्मेलन में लाया गया था। यह लाया गया था डरबन सम्मेलन में। डरबन कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। और डरबन सम्मेलन कब हुआ था, 2011 में। और यह था COP17। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को किस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया था। पहले 6 ग्रीन हाउस गैसेस हुआ करती थी, मैंने अभी आपको बताया। अब ग्रीन हाउस गैसें 7 हो गई है। और ये जो NF3 है इसे दोहा सम्मेलन में प्रतिबंधित किया गया और इसे भी ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत इसको रखा गया। तो अब टोटल 7 ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, आप नाम भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक देश द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसे INDC कहते हैं, को अपनाने की बात किस सम्मेलन में कही गई थी। INDC को अपनाने की बात की गई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 21वीं बैठक थी उसमें। और ये बैठक कहाँ हुई थी, पेरिस, फ्रांस में। कब हुई थी, तो यह हुई थी 2015 में। पेरिस में जो सम्मेलन हुआ था वह इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यह भी कहा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2020 तक के लिए, उसके बाद राष्ट्र को और क्या लक्ष्य दिया जाए आगे के लिए, तो आगे की रणनीति की बात इस सम्मेलन में की गई थी। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पेरिस समझौते में भारत द्वारा सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 की स्तर की तुलना में 2030 में कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया है 30 से 35%। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। जलवायु परिवर्तन पर अगला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक कहाँ होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आएगा। तो अगली जो COP है वो ग्लासगो ब्रिटेन में होने वाली है और ये कब होने वाली है, नवंबर 21 में।
पहले यह नवंबर 2020 में होने वाली थी, पर कोविड के कारण इसे रिशेड्यूल करके नवंबर 2021 में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2022 के अंत तक कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत सारी जगह पर इसको पढ़ा होगा। इसका आंसर है 150 गीगावाट। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि 150 गीगावाट का जो है लक्ष्य वो भारत ने तय कर रखा है 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो यह किया गया है 2008 में। इसमें 8 मिशन तैयार किए गए थे, जिसमें कि सौर मिशन भी एक मिशन के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि 2008 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्ययोजना का प्रारंभ किया गया था जलवायु परिवर्तन पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत ने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत वर्ष 2030 तक के लिए कुल विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है 40%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह जारी की जाती है UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सी है? तो यह शहर चीन में है और इसका नाम है होतान, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राइट टू रिपेयर कानून किसके द्वारा लाया गया है? यूरोपियन संघ, USA, भारत और चीन। तो इसका आंसर होगा यूरोपियन यूनियन। IPCC की नई रिपोर्ट के अनुसार अगर ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान दर से लगातार बढ़ता रहा तो वर्ष 2030 से वर्ष 2052 के बीच ही तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाएगी? IPCC की रिपोर्ट में कहा गया है कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होने की बात की गई है, तो यह है 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 168। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो इसका आंसर है डेनमार्क। और अंतिम स्थान किसको मिला है? लाइबेरिया को, इसको अंतिम स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, राइट टू रिपेयर कानून किससे संबंधित है? तो राइट टू रिपेयर कानून यूरोपियन यूनियन के द्वारा लाया गया है और यह कानून बेसिकली ई कचरे पर नियंत्रण के लिए लाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित देश कौन सी है? अभी तो हमने शहर देखा था होतान चीन का, अगर देश की बात की जाए तो यह बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान और फिर भारत। बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिर इंडिया। ठीक है, अब आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए। अगर आपका स्कोर 26 से 30 के बीच आ रहा है तो आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी है, एक्सेलेंट है। अगर आपका स्कोर 22 से 25 के अंदर आ रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है, पर उसे और थोड़ा इंप्रूव करेंगे तो एक्सेलेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आपका जो स्कोर है 18 से 21 के बीच हो रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं पर हाँ अच्छी है, आपको और मेहनत की ज़रूरत है अभी। अगर आपका स्कोर 15 से 17 के बीच आ रहा है तो आपकी तैयारी जो है वो औसत है, मीन्स अभी इंप्रूवमेंट की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आप एवरेज स्टूडेंट बन के नहीं रह सकते हैं, आपको एक्सेलेंट या वेरी गुड की कैटेगरी में आना होगा। और अगर आपका स्कोर लेस देन 15 है तो आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, अभी आपको काफ़ी मेहनत करना है तो ही आप इस रेस में शामिल हो पाएंगे। तो इस तरह से आप देख लें कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ भी इंप्रूवमेंट की अगर आपको ज़रूरत पड़ती हो कि हाँ मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हों उसकी सूचना आपको मिल जाए। और किसी भी क्वेरी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा एक ऐप भी है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, JSSC एजुकेशन के नाम से। आप उस ऐप पे जाएं, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्टडी मटेरियल मिलेंगे। JSSC CGL के लिए वहाँ पर वीडियो कोर्स भी लॉन्च किया गया है,
जेपीएससी का टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर चलाया जा रहा है, आप जाके देखें, वहाँ पर डेमो वीडियोस, टेस्ट सीरीज का भी डेमो अवेलेबल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बने रहिए हमारे साथ।